हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, वेलकम टू डेली एपिसोड। तो आगाज़ करते हैं पहले मैच का। जिस तरीके से टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग ली और बाकायदा मैंने पिच का आपको बताया भी था कि 160 या 150 तक का पॉसिबल है चेज़ करना, और पहली बैटिंग वाले का ज़्यादा एडवांटेज है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के हाथ में डाल दिए। और चौड़पन देखो, ओवर कॉन्फिडेंस देखो सालों का, कि भाई ऐसी फनकारी इन लोगों की चल रही। इन लोग ऐसा लग रहा है कि भाई हमने बॉलिंग ले ली, अब चेज में हम तो भाई उधम उछल मचा देंगे, हम तो तबाही मचा देंगे, हम तो फेर देंगे सब। जिम्बाब्वे को इतना मतलब लाइट लिया हुआ था, इतना हल्का लिया हुआ था कि समझ से ये जब स्टार्टिंग हुई बॉलिंग की, पावर प्ले में बाकायदा वाजे करके 6 ओवर में 47 रन करके और जिम्बाब्वे ने दे दिया था मैसेज के भाई हम कॉलेप्स करने वाले नहीं हैं। उसका आगे रिजल्ट भी नज़र आ गया। 2 विकेट मुश्किल से इनकी गिरी, जिसमें से बेनेट ने जिस तरीके से एंकर किया इनिंग को कंडीशन के मुताबिक, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो अपने स्टैंड के मुताबिक खेला और कंडीशन जितनी डिमांड करती थी उसके मुताबिक जिम्बाब्वे अपने पूरे बेहतरीन स्टांस के साथ खेली। और बेनेट ने जिस तरीके से इनिंग को एंकर किया, मारो मानी ने आगे जिस तरीके से 30 रन बनाए पे, बर्ल ने आगे पे इनिंग को फिर सपोर्ट दिया बेनेट को, भी सिकंदर राजा ने एंड में आके थोड़ा तेज खेल के 170 की जानिब लेके गए। और सबसे बड़ी बात इनकी बॉलिंग लाइन की, तो आपका जिस तरीके से जो गया है डिवाइस की, जिस तरीके से बॉलिंग हो रही थी, एलिस जिस तरीके से करा रहा था, इनकी बॉलिंग को इतना सपोर्टिव दे दी रहा था। और तकरीबन जो जैम्पा है वो फिर भी आसपास कोशिश कर रहा था कि अकेले एक हैंड से संभालने की। और सबसे बड़ी बात आपकी जो ये मायने रखती है वो आती है इनकी बॉलिंग में। जैम्पा जिस अकेले और खूने मारने को जिस तरीके से धुलाई लग रही थी, जिस तरीके से स्टोइनिस एक वाहिद एक ऐसा बॉलर था जो जिसकी बॉल्स पे आराम से इजीली जो है कट वगैरह निकल रहे थे, जिसको आपको नज़र आ गया होगा वाजे तौर पे। पावर प्ले में तो अपने हिसाब से नॉक स्टैंड बिल्कुल अच्छा खेल रहा था जिम्बाब्वे। जैसे पावर प्ले के बाद स्टोइनिस आया था, स्टोइनिस से जिस तरीके से उसकी बॉलों पे पहले तो चौका एज निकला, अगली बॉल पे भी उसका वापस से एज निकला, और फिर ग्रीन की भी बॉल पे थोड़ा सा फर्क आया बॉल ने। तो ये दो ऑलराउंडर कैटेगरी है जो पार्ट टाइम में एज बॉलिंग में काम आ गए, वरना अदरवाइज जो मेन जो स्पेशलिस्ट है जैसे डिवाइस हो गया आपका और एलिस हो गया, इतना फायदेमंद साबित नहीं हो रहे थे। डिवाइस को खिलाए चक्कर में था कि कम से कम लेफ्ट इनके पास है नहीं तो एक लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अगर बायलेट होता थोड़ा बहुत फर्क नज़र आता, 19-20 ज़्यादा इतना फर्क नज़र नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी बात आपका ऑस्ट्रेलिया जो गलतियाँ की वो मैं आपको जैसे कि जिम्बाब्वे ने तो अपने हिसाब से मुताबिक खेला सही, और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग इतनी काम नहीं करी क्योंकि पहली इनिंग थी वहाँ पर 150-160 इजीली एवरेज बन जाते हैं। तो जिम्बाब्वे ने अपने स्टैंड के मुताबिक 170 तक दे दी, बड़ी बात है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा चौड़पंथी देखो, गलती देखो, क्योंकि चौड़पन में ही इन लोगों ने सारा ब्लेंडर किया। ब्लेंडर क्या किया अभी मैं आपको बैटिंग में एक एक करके पॉइंट गिना देता हूँ। मैं पहले भी बोला था कि इंग्लिश को ओपन बेच के गलती कर रहे हो। पहले मैच में भी भले वो आयरलैंड के अगेंस्ट जीते थे, वो आयरलैंड की अपनी नाकामियाँ थी तो वो अपने नाकारापन की वजह से हारे, वरना ऑस्ट्रेलिया थे को पहले ही मैसेज दे दिया था कि भाई हेड के साथ आप या तो रेंशो को ओपनिंग करवाओ या तो आप स्टोइनिस को ओपन करवाओ, दोनों में से किसी एक को ओपन करवाओ हेड के साथ। मैं रेंशो के साथ में ज़्यादा फेवर पे रहता है, पावर पे लेता, कम से कम गैप्स चाहिए थे, नॉक की इनिंग चाहिए थी, नॉक शॉट्स चाहिए थे, वो सपोर्टिव हेड के साथ दे सकता था। हेड अकेला इतना संभाल नहीं पा रहा तो सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि पावर प्ले भी शुरू भी 3 विकेटें गिर गई थी। इंग्लिश टीम, डेविड, ग्रीन, ये तीनों तो आउट हो गए थे, फिर उसके बाद हेड विकेट दे गया, तो ये इसके लिए प्रेशर बन गया था नासूर। तो इसलिए वहाँ यहाँ मैंने इसलिए बोला था क्योंकि जिम्बाब्वे की जिस तरीके की बॉलिंग है, मुजरा बानी हो गया, ब्रेड इवन हो गया, रो बॉलर इस तरीके के है कि यहाँ पावर प्ले पर आपको इंग्लिश का काम बनता नहीं था। यहाँ पर आपका काम बनता था रेंशो और हेड, ये दोनों अगर विकेट सपोर्टिव होते कम से कम आप पीछे अगर इमरजेंसी में एक विकेट गिर भी जाती, 2 भी, पीछे 1 डाउन ग्रीन को 2 डाउन स्टोइनिस को रखते, या 2 डाउन ग्रीन को या 1 डाउन स्टोइनिस, इस तरीके से रोटेशन कर लेते, रदल बदल कर लेते, तो इससे ये बेनिफिट होता है कि कम से कम
ये दोनों थोड़ा सा तेज खेल के यानी 150 160 की स्ट्राइक रेट से खेल के थोड़ा सा रन को इनिंग को बेल करते। पीछे कम से कम 10 ओवर तक आपके पास, ये डेथ ओवर तक कम से कम आपके पास टिम डेविड और आपके पास ग्लेन मैक्सवेल आपके पास बचते थे ऑप्शन, और 3 डाउन आप इंग्लिश को भेजते। वो रीज़न ये मैं आपको, तो पावर प्ले में आपने सबसे बड़ी गलती की कि एक आपके पास इनिंग एंकर करने वाले एक बैट्समैन है जिसको आपने पहले ही टॉप पर ओपनिंग में भेज दिया। वो ओपन में रन तेज करने के चक्कर में एक तो वो विकेट गया हुआ है और ऊपर से पीछे आपके पास कोई बचा नहीं। अगर वो होता इनिंग में तो वो एंकर करने में आपको एक अच्छा रोल देता। फिर 4th डाउन आप भले भी मैक्सवेल को रखते, 5th डाउन डेविड को रखते। उसका रीज़न ये है कि आपके पास कम से कम फिनिशर तो होते, पीछे फिनिशर होते तो कम से कम आपको 16 ओवर में, 8 ओवर में ये दो, जब डेविड और मैक्सवेल ये दो वाहिद ऐसे बैट्समैन है जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती थी आप फिनिशिंग रोल में या थोड़े 30 रन बनाने में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 4 ओवर में 50 रन चाहिए हो तो वो बनाने में एक आपको मदद दे सकते थे। उसका रीज़न ये कि पहले अगर श्रीलंका का मैच देखा जाए प्री मदरसा स्टेडियम में, उसमें भी मैं ये इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ पहली इनिंग में कि 15 ओवर में 102 रन थे, आखिरी के भी 5 ओवर में 60 रन आए, तो उनके पास पीछे फिनिशर्स से तो थोड़े से रन उन्होंने कंज्यूम किए, थोड़े से बनाए, कवर किए। तो इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ पे इसी चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन भाई इन्होंने किया क्या कि भाई साहब ग्रीन को तो चलो समझ में आता अपने नंबर पर सही हुई, इंग्लिश को गलती कर दी, पहले वो आउट हो गया, पीछे कोई नहीं बचा। ऊपर पावर प्ले में 30 रन बनाने के चक्कर में डेविड को भी भेज दिया, वो भी की भी विकेट गंवा दी। पावर प्ले के बाद मैक्सवेल भी आउट हो गया। मैट रेनशॉ को जब सपोर्ट की जरूरत थी तो वहाँ पे हेड भी पहले जा चुका था, उसके साथ कोई खड़ा नहीं था, तो स्टोइनिस आया, देवाशीष, सारे मतलब लाइन से गिरते जा रहे थे और वो अकेला खड़ा रह गया, उसके साथ कोई सपोर्ट में कोई रहा नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा एक मेजर फैक्टर है, जो एक छोटी छोटी चीज़ें ये मायने रखती हैं। तो ये गुरूर में खाकी हुई है, गुरूर में ये लोग सारे चौरपंटी में गिरे, तो ये होना था, होना ज़रूरी था। और बाकायदा जिस तरीके से मैंने बॉलिंग का बताया था कि बॉलिंग को अब लाइटली नहीं लेना जिम्बाब्वे की, जिस तरीके से मैंने बताया था नगारवा है, मुजरबानी है, ब्रेडी वन टीम पावर प्ले के स्पेशली देता है आपका ये, फिर भी नगारवा और ब्रेडी वन आपको अच्छा देता है इम्प्रेशन। लेकिन क्या है कि आप इवन और मुजरबानी को खिलाया, उसको नहीं क्या बोलते नागारवा को नहीं खिला। उसका रीज़न ये है कि पहली बैटिंग थी, दूसरी इनिंग में स्लो सरफेस होती, स्पिन को बेनिफिट देती, तो उसका एक मद्देनजर रखते हुए फ़ायदा उठाया जिम्बाब्वे ने एक स्पिनर यानी क्रीमर को ऐड करके। हालांकि इनके बाद पीछे ब्रैंडन टेलर इनिंग को एंकर करने वाला वो भी इंजर्ड हो गया था, इनके पीछे बैटिंग इतनी स्टैंड नहीं थी, लेकिन उसके मुताबिक ये लोग होल्ड करके खेले, ज़्यादा मतलब जज्बाती पन इन्होंने नहीं दिखाया, तो इसलिए आराम से इजीली 170 तक ले गए। आप देखो तो सिकंदर रजा के अलावा बाकी सब के जितने भी स्ट्राइक रेट हैं वो 116, 120, 150 तक का स्ट्राइक रेट है। तो ये एक आपको नज़र आता है कि आराम से इजीली काम और कंपोजर के साथ इनिंग्स को बिल्ड करके रन्स बनाया। तो ये बाकी की तरह नहीं है कि भाई आप बस ऑस्ट्रेलिया के सारे हिटर को पहले कुर्बान कर दो ऊपर पावर प्ले में तेज करने की भाई करने के चक्कर में, वहाँ जब आपके सारे कुछ नहीं बचा तो भाई डेथ ओवर आपके पास जो ओपन होने चाहिए था करने वाला बैट्समैन वो आपके पास बचा हुआ, उसकी सपोर्ट में कोई है नहीं जिसका नाम मेट रेनशॉ है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है आया। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि जिम्बाब्वे जीती खुशी हुई, क्योंकि अफ्रीकन एक नेशन ऐसी जो मेरी फेवरेट टीम है। साउथ अफ्रीका मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती थी जिम्बाब्वे के मुकाबले में, मेरे को जिम्बाब्वे ज़्यादा बेहतर लगती थी। लेकिन खुशी हुई कि भाई ये ऊपर आए और ये डिज़र्व भी करती थी, जिस तरीके से खेले ये डिज़र्व भी करते थे। और मैं आगे उम्मीद करता हूँ कि भाई सुपर 8 पे ये डिज़र्व करते हैं खेलना। वजह ये कि ऑस्ट्रेलिया डिज़र्व नहीं करता, जिस तरीके की इनके कारनामे हैं, हरकतें, हेजलवुड, कमिंस वर्ल्ड कप के टाइम पे इंजर्ड हो गए, सही है, फिर ये पिछले चैंपियंस ट्रॉफी की तरह फिर ये आईपीएल के टाइम पर आ जाएंगे। मतलब इनको ड्यूटी वूटी से कोई मतलब नहीं, पैसे से। इसी तरीके से स्टार्स ने रिटायरमेंट ले ली पिछले साल, तो यही बॉलिंग लाइन तो इनका ये गया, तो पीछे बैकअप में इनका वैसे ही कबाड़ा हो गया, क्योंकि स्पिन कंडीशन है। तो यहाँ तो इनका तो भी सत्यानाश तो होना था। तो ये आपको रिजल्ट नजर आ गया, सारा जो डिपेंडेंट है वो बैटिंग के ऊपर आ गया सारा। तो वो हेड वार्नर तो कम से कम 24 पे था, तो कम से कम थोड़ी सपोर्टिव तो थी, अब वो भी नहीं है, तो बैटिंग का भी काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है। तो वो इनको खुद को नहीं पता करना ही है। तो ये एक सबसे बड़ा, तो भाई इसलिए मैं
यही एक मेन फैक्टर था, इसी वजह से मैंने, आप देख सकते हो मेरे टॉप सेमीफाइनल लिस्ट में, कि मैंने इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरे को वजह से एक फीलिंग आ रही थी, एक वाइब आ रही थी, एक नज़र आ रहा था जिस तरीके से कि ऑस्ट्रेलिया इस बार सेमीफाइनल में मुश्किल है, इसलिए मैंने बाकी निस्बतन वेस्ट इंडीज़ का नाम लेना ज़्यादा बेहतर प्रीफर किया। तो ये इसी तरीके से अगर आप दूसरे मैच पे आए तो कैनेडा ने टॉस जीत के बैटिंग ली, और बाकायदा इस तरीके से आपका जो कंडीशन थी वो कंडीशन को मुताबिक रखते हुए, इन्होंने मद्देनज़र रखते हुए अरुण जेटली पे कि कोशिश करी कि थोड़े से 30 नॉर्मल एवरेज रन हो तो डिफेंड करने में आसानी हो। तो इसी वजह से इन लोग पावर प्ले में तो थोड़ी नुकसानात हुए। सामरा ने थोड़ा विकेट दे दी पहले ओवर पे, पर दूसरे ओवर पे बाजवा रन आउट हो गया, पता नहीं कहाँ भाग रहा था, नज़र ही इसका पता नहीं कहाँ था, और आगे पीछे तो देखते ना। डालीवाल बाजवा तो विकेट दे गया था, कि कैप्टन भी विकेट दे गया था, ठाकर और डालीवाल एक वापस से इस बार दूसरे मैच में वापस से साउथ अफ्रीका में जैसे किया था इसी तरीके से ये लोग इनिंग को लेके चल रहे थे, लेकिन डालीवाल एक लेके जाता एंड तक और अच्छी तेज इनिंग खेल सकते थे, लेकिन डालीवाल पता नहीं कहाँ देख रहा था, रन आउट हो गया। तो फिर ठाकर अकेला ले जा रहा था, मोवा भी आउट हो गया। अभी जस्कर अंडी से वहाँ आया तो अभी ठाकर विकेट दे गया, अभी पीछे भी नीचे और विकेटें गिर गई, तो 150 तक ही कनाडा बना सका। तो यूएई को इस पर क्रेडिट जाएगा कि आर्यन शर्मा खड़ा रहा, इनके जो दो मेन बैट्समैन थे वसीम और शराफू, ये दो आउट हो गए थे। फिर मयांक कुमार, हर्षित कौशिक, यानी 4 विकेट इनकी पावर प्ले के अंदर कम से कम गिर चुकी थी। तो शोएब खान ने आगे जो जिस तरीके से 175 की 185 की स्ट्राइक रेट से जिस तरीके से आर्यन शर्मा का एक सपोर्ट दिया, राइट हैंड बना, क्योंकि आर्यन शर्मा थोड़ा एंकर अंदाज में ज़्यादा बेहतर खेल रहा था, इतना चांस ले नहीं रहा था, शोएब खान ज़्यादा चांस ले रहा था। और जब तक वो शोएब खान आउट हो गया, जब तक यूएई अच्छी खासी इनिंग बना के जा चुकी थी और आराम से इजीली चेज कर भी लिया, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 160 165 की डिमांड थी। जिस तरीके से मैंने बताया था, अगर ये 10 से 15 रन और ऐड होते तो कम से कम डिफेंड करने में कामयाब हो सकती थी। और कनाडा का जिस तरीके से मैंने बताया था यूएई के मुकाबले में अच्छी टीम थी, और मैंने बताया था यूएई में एक ही बॉलर है जो इनका जो भी मतलब अच्छे दिन में भी चलता है, बाकी दिनों में भी चलता है, जिसका नाम है जुनैद सिद्दीकी। आप देख चुके होंगे कि 5 विकेटें उसी ने ली, मेरा बताया हुआ। और बाकी जो मैंने जो 2 बैट्समैन बताए थे, अलीशान शराफ और वसीम, को पहले मैच में तो चले, लेकिन इस मैच में बदकिस्मत बैड लग हुए, तो इसकी जगह आर्यन शर्मा ने थोड़ी और शोएब खान ने इम्प्रूवमेंट का मुजाहरा किया। तो कनाडा का मैंने बताया था, कनाडा के साथ में गया था, तो कनाडा का मैंने बोला था कि थोड़ी स्टैंड टीम है, लेकिन ब्लेंडर्स की बैटिंग अगर आपने ली तो कम से कम आपको चाहिए था कि 15 रन और ऐड करते। तो ये एक अगर धालीवाल की अगर गलती नहीं होती, 10-15 रन ऐड होते तो कम से कम डिफेंड कर पाती। यूएई की जो टीम ऐसी, अगर थोड़े से भी अगर 10-15 रन ऊपर होते शोएब और अगर आर्यन शर्मा, अगर इनमें से कोई एक भी ना चलता हो, एक खड़ा रह जाता, मैं आपको गारंटी यकीन से बोल रहा हूँ कि 150 भी मुश्किल से बनाते, ये 100 के अंदर अंदर ही ये पैक हो जाते, क्योंकि इसकी इनकी और ओमान की सेम यही कंडीशन चल रही है कि भाई कोई चल गया कोई ये ले गए, वरना अगर कहीं भी अगर 10-20-30 रन पर 5-6 विकेटें गिर गई, कोई खड़ा रहने वाला 10-20 रन भी बना लिए, उसकी वो भी अगर 1-2 विकेट अचानक से गिर जाए तो ये लोग हड़बड़ आ जाते हैं, जल्दी जल्दी कोलैप्स कर देते। तो ये एक इसी तरीके से भी यूएसए का मैच हुआ। यूएसए नेदरलैंड ने जिस तरीके से बैटिंग ली और बॉलिंग ली, कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई हम चेस कर सकते हैं चिम्बरन में स्टेडियम, जो कि सबसे बड़ी गलती यही चेक करी थी। ड्यू फैक्टर इतना था नहीं जितना ये लोग सोच के गए थे, क्योंकि मैंने बताया था कि ये 29-30 डिग्री वेदर चलता है यहाँ पे जो चीज़ करने के टाइम पे, तो इतना आपको कह नहीं सकते कि चीज़ पॉसिबल हो, क्योंकि 10% नहीं बल्कि 5% भी यहाँ पर ड्यू नहीं होती। तो यहाँ से लो सरफेस कंडीशन है, तो बैटिंग अगर आप करो तो कम से कम 160 170 तक आप करो, 70 प्लस तो कम से कम डिफेंडेबल होगा, तो ईजीली आप आराम से डिफेंड कर लोगे। तो ये सबसे बड़ी गलती की। तो इस चक्कर में भी यूएस का ये फ़ायदा हुआ कि पावर प्ले को शायान जहांगीर और मोनांग पटेल ने आज थोड़ा अच्छा इंक्रीमेंट किया, तो थोड़ी सी खुशी हुई, थोड़ा इनिंग को लेके गए पावर प्ले को भी। वो इतना मूर्ति भी आउट हो गया था, फिर मुक्का माला और रंजाना ने वो जिस तरीके से इनिंग को लेके गए, मुक्का माला है और रंजाना ने जिस तरीके से 200 स्ट्राइक रेट से तेज खेल रहा था, मुक्का माला इनिंग को लेके चल रहा था, एंकर कर रहा था, फिर एंड तक भी ये लोग 200 के करीब यानी 196 तक लेके गए। तो ये एक सबसे बड़ी यहीं से पैगाम मिल गया था भाई नेदरलैंड अब
चौक करेगी, कोलेप्स करेगी। उसका रिजल्ट आपको पावर प्ले में 3 विकेटों की सूरत में नजर आ गया था, जिसमें लिवाइड, मैकटोड, अगरमान, फिर आपका भी स्कॉट एडवर्ड और डी लीड ने थोड़ा सा भी ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ये 2 आउट हुए, कैशिस भी नीचे गिरा, फिर वेंडर मर अकेला भी खड़ा रह गया, उसके भी बिहाफ पे भी वेन वीक, फिर आर्यन डट पे आखिरी में भी वेंडर मर भी विकेट दे गया। तो यानी 130 के अंदर अंदर ये लोग पैक हो गए। और कम से कम ये एक बाज़ाहिर नज़र आता था जिस तरीके से मिड सिंह हो गया, आपका मोहम्मद मोहसिन हो गया, आपका शाल्केविक हो गया, ये जिस तरीके से लेंथ में बॉलिंग करा रहे थे, 3 स्टंप के जो लेंथ में जिस तरीके से बॉलिंग करा रहे थे, उसको नेदरलैंड के बैट्समैन पिक नहीं कर पा रहे थे। कभी आम बॉल में हरमित सिंह कभी फंसा रहा है, कभी ऑफ स्पिन में जिस फंसा रहा है, जिस तरीके से फिर आपका मोहसिन खान हो गया, फिर आपका शाल्केविक हो गया। शाल्केविक की इन स्विंग और जो इन कटर है ना, वो बड़ी खतरनाक आ रही थी आज। तो वैसे तो वो स्लो में ज़्यादा मतलब लपड़े झटकों के विकेट लेता है, लेकिन आज उन्होंने एंड में इसने जो वो बॉलर्स थे उनको ज़्यादा टारगेट किया, और वो जिस तरीके से इसकी बॉल आ रही थी उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये 11 विकेटों के साथ टॉप पे आ गया। तो ये एक अच्छी साइनिंग है एसोसिएट नेशन टीम की। लेकिन बात ये नेदरलैंड तो देखो बाहर है, आखिरी ये चांस था, यहाँ पे इन्होंने गवा दिया। तो नेदरलैंड तो बाहर है और यूएस तो बाहर था पहले ही, सही है। नामीबिया तो अब ये आगे वो भी उसका आप कह सकते हो वो भी बाहर हो जाएगा। तो जाएगा कौन? इंडिया और पाकिस्तान डेफिनेटली इजीली आराम से। इस बार तो इन दोनों का गेम ऑन है। तो ये थी आज की वीडियो, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। यहीं तक जुड़े रहिएगा। थैंक्स टू वॉच वीडियो। अल्लाह हाफिज़।